हेलो गाइस, वेलकम ऑन क्रिस्टल एकेडमी। आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सत्ता के नए केंद्र। तो आज हम सत्ता के नए केंद्र पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूरोपीय संघ। ठीक है, सत्ता के नए केंद्र में जो सत्ता में नए नए केंद्र उभर कर आए थे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले केंद्र के बारे में बात करेंगे जो कि है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। इसकी मुद्रा है यूरो। और जो आप इसके सामने देख रहे हैं इसका फ्लैग है, इसमें 12 सितारे हैं जो कि क्या दिखाते हैं? एकता व समग्रता का प्रतीक है। और ये एक यूरोपीय झंडा है, इसमें एक 12 सितारे आपको दिख रहे हैं। ये दिखाते हैं कि वहाँ पर ही सभी लोग जो हैं 12 देश जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं और साथ साथ काम करते हैं। इसका गठन कैसे हुआ था? इसका गठन maastricht संधि पर दस्तखत करके 1992 में बनाया गया था। इसे कब बनाया गया था? maastricht संधि पर दस्तखत करके 1992 में बनाया गया था। अब यूरोपीय संघ की विशेषता के बारे में बात करेंगे कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि ये एक सत्ता का नए केंद्र बना। तो इसके जो आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव हैं ज़बरदस्त हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है, ये 2005 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था यूरोपीय संघ। और सकल घरेलू उत्पादन कितना है इसका? 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक था। इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 डॉलर से भी अधिक था। इसकी मुद्रा जो यूरो है ना, वो अमेरिका डॉलर के लिए एक खतरा बन गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और बहुत ज़्यादा ये महंगी है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी है। यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुनी ज़्यादा है विश्व व्यापार में। एक सदस्य को वीटो पावर मिली हुई है। अब यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है फ्रांस, उसको क्या मिली हुई है? वीटो पावर मिली हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसकी है। यूरोपीय संघ की सेना जो है दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अब हम इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, उसकी बात करेंगे। कमियां क्या है? सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति व रक्षा नीति है। मतलब कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं उन कुछ देशों की अपनी ही विदेश नीति है और अपनी ही रक्षा नीति है जो कई बार क्या करती है? एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। मतलब वो देश जो हैं एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कभी कभी। और इसमें क्या है, कुछ दो देश हैं जैसे स्वीडन और डेनमार्क, इन्होंने क्या करा है? यूरो मुद्रा लागू करने का विरोध किया है। इन्होंने स्वीकार नहीं किया यूरो मुद्रा का अभी तक। इन्होंने कहा था कि यूरो मुद्रा को एक यूरोपीय संघ की मुद्रा नहीं बनाया जाए। ठीक है। अब 2003 में संविधान बनाने में असफल रहा। ये भी इसकी कमी है कि 2003 में इसने कोशिश की थी संविधान बनाने की, परंतु ये बना नहीं पाया। तो हमने ये यूरोपीय संघ की विशेषता और कमियों की बात करी। अब है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, मतलब कि अर्थव्यवस्था से संबंधित एक समुदाय भी बनाया है यूरोपीय संघ ने। कब बनाया था? 1948 में, 1948 में। तो हमने बात करी यूरोपीय संघ की, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आता है बहुत बार कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताइए और ये कमियां पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और ये कैसे हुई थी? 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। कौन से 5 देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस और दारुसलाम, म्यांमार। शुरू में इसमें 5 देश थे, तो बाद में जाकर भी इसमें 5 देश और ऐड हो गए थे और शामिल हो गए थे 5 देश। अब आसियान की उद्देश्य क्या है? आसियान के उद्देश्य क्या है? ये शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देता है। आसियान क्या करता है? शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को तेज करता है, कानून और शासन को सुधारता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करता है। मतलब कि ये शांति के लिए बनाया गया है आसियान, और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए और कानून और शासन को सुधारने के लिए। तो ये भी एक सत्ता का नया केंद्र है जो उभर कर आगे आ रहा है विकास करते हुए। अब बात करते हैं हम आसियान शैली की, कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण पेश करके
आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, इसे ही आसियान शैली कहते हैं। मतलब कि ऐसे टकराव बहुत से आए इन आसियान के देशों में, इन्होंने फिर भी मेल मिलाप के ज़रिए बहुत सा यश कमाया है, बहुत सा नाम कमाया और विकास किया है। यही जो इनकी शैली, इनका तरीका है, यही आसियान शैली कहलाता है। अब आसियान के 3 स्तंभ हैं। अब हम उन 3 स्तंभों के बारे में बात करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आसियान के 3 स्तंभ कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो आसियान का पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। इसमें किसकी सुरक्षा की बात की जाती है कि विवादों को सुलझाना, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, शांति सहयोग को बढ़ावा देना। अब हमारा दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, साझा बाजार की बात करता है ये कि आसियान के जो देश हैं वो साझा बाजार का व्यापार करें, मुक्त व्यापार नीति को अपनाएं और विवाद सुलझाने के लिए मतलब आर्थिक विवाद को सुलझाएं अपनी आपस में बातचीत के द्वारा। अब हम तीसरे स्तंभ की बात करते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। जो कॉर्नर में है ना, ये आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के बारे में है। ये क्या कहता है, इसके कार्य क्या है कि देश के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को तेज करना, मतलब कि समाज से संबंधित जो कार्य हैं उसका विकास करना और संस्कृति, हमारी संस्कृति बनी रहे इन देशों की, उसको बढ़ावा देना और उनके लिए हमेशा काम करते रहना। ये तीसरा स्तंभ, तीसरा समुदाय है वो यही काम करता है, समाज से संबंधित और सांस्कृतिक संबंधित। ठीक है। अब हम बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच, अब देखो बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि हम आसियान की स्थापना कब हुई थी और आसियान क्षेत्रीय मंच, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो हम आसियान पहले हुआ था 1967 में, और जो आसियान क्षेत्रीय मंच था ये बाद में आया था 1994 में, 1994 में। तो आसियान जो है वो आसियान क्षेत्रीय मंच की बात कर रहे हैं हम, उसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि आसियान देशों की सुरक्षा करना है, आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना है। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट सत्ता का नया केंद्र पढ़ेंगे। हमारा थर्ड है सार्क, दक्षेश, जिसे हिंदी में दक्षेश कहते हैं और इंग्लिश में सार्क। अब हमारा दक्षेश, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और इसके स्थापना किस जगह हुई है, ढाका में हुई है। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। अब इसके उद्देश्य क्या है सार्क के उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण तथा उनके आजीविका को सुधारने में योगदान देना। मतलब कि जो दक्षिण एशिया के लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करना और उनके आजीविका स्तर को सुधारने के लिए काम करना। इस क्षेत्र में और अधिक विकास करेगा, जो कि सामाजिक उन्नति व सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग चुनेगा। मतलब कि जो दक्षेश है, सार्क है, वो सांस्कृतिक प्रगति करेगा और सामाजिक उन्नति करेगा। दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देना। सार्क का एक और उद्देश्य है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें आत्मविश्वास, मतलब आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देना। हमारा इसकी चौथा उद्देश्य है समस्याओं को पारंपरिक व पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाना। मतलब सार्क में जो भी देश शामिल है वो समस्याओं को मिलजुल कर बातचीत के द्वारा सूझबूझ से सुलझाएं। ठीक है, ये तो हमारे उद्देश्य हैं। सार्क के स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में ढाका में हुई थी। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, भारत है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो हमारी सत्ता का तीसरा केंद्र है सार्क। हमने 2 केंद्र पहले पढ़ लिए, आसियान और यूरोपीय संघ, ये सार्क है, हमने तीसरा भी पढ़ लिया। अब हमारा चौथा सत्ता का नया केंद्र है ब्रिक्स, जो नया टॉपिक है ये हमारा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में, 2003 में। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, रूस में हुआ था, और ये पहला सम्मेलन इसका 2009 में हुआ था। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स के विशेषता की कि ब्रिक्स में ऐसी कौन सी विशेषता है जो ये नया केंद्र बना
और अभी अभी बना है ये। दुनिया की 50% आबादी इन देशों में रहती है, मतलब वर्ल्ड में 100% अगर आबादी है ना, तो 50% आबादी इन्हीं देशों की है, ब्रिक्स की है। 2 बड़ी जनसंख्या वाले देश है, कौन है? एक तो चीन हो गया और हमारा खुद का भारत हो गया। मतलब हमारा भारत और चीन विश्व की बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, तो इसी में दोनों शामिल हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या, ये भी एक विशेषता है। दुनिया का कुल क्षेत्रफल ब्रिक्स में आता है, मतलब कि बहुत सारा क्षेत्रफल जो है, कुल 1/4 क्षेत्रफल है, मतलब 1/4 क्षेत्रफल पूरे विश्व का किस में आता है? ब्रिक्स में आता है। दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा इन देशों का है, मतलब कि अगर जीडीपी देखी जाए तो 50% इनका ही इन्वॉल्वमेंट है, ब्रिक्स वाले देशों का। दुनिया का कुल व्यापार का लगभग 18% इन देशों का है। अगर कहीं पर व्यापार हो, कहीं पर नहीं, मतलब विश्व में पूरा व्यापार होता है 100%, 18% व्यापार जो है इन यही देश करते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो ये एक सत्ता का नया केंद्र बना। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, मतलब इसने क्या क्या उद्देश्य रखा है। अर्थव्यवस्था को उभारना, मतलब कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी को बढ़ाना, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, आपस में राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा को सहयोग करना, मतलब कि आपस में ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये अपनी जो सुरक्षा को सहयोग करेंगे। यह देश घरेलू साझा चुनौतियों को आपसी सलाह द्वारा सुलझाने में प्रयास करते हैं, मतलब कि कोई भी अगर परेशानी होगी, कुछ भी लड़ाइयाँ होंगी इन देशों के बीच में, तो ये इसके लिए मीटिंग्स, मतलब अपने आप ये सलाह मशविरा करेंगे, सलाह द्वारा ये अपने देश अपने आपस में ही सलाह मशविरा करके इन बातचीत को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो ये इसके उद्देश्य है जो इनको एक नई विश्व व्यवस्था में, इनको एक सत्ता का नए केंद्र बनाने के लिए उपयोगी है। विवाद, अब इन ब्रिक्स के देशों में कुछ विवाद भी हैं। कौन से हैं? भारत चीन सीमा विवाद, OBOR को लेकर विवाद, चीन पाकिस्तान की नज़दीकियों को लेकर विवाद। ये 3 विवाद है, भारत चीन सीमा विवाद, OBOR विवाद, चीन पाकिस्तान की नज़दीकियों को लेकर अब विवाद। तो हमने पढ़ लिया कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, और सार्क की स्थापना हमारी 1985 में हुई थी, और ब्रिक्स की स्थापना हमारी 2003 में हुई थी। तो ये हमारे चारों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के नए केंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो, मतलब कि 12th क्लास के रिलेटेड वीडियोस देखनी है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ईजी है, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है क्लास 12 से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।